हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? तो बेटा हम एनटीए नीट पेपर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे एनटीए नीट पेपर 97 और इनके अंदर भी हम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दें, हर क्वेश्चन को हम आंसर के साथ साथ में उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, आपको विच ऑफ दी साइक्लोप्रोपीन सिस्टम एरोमेटिक, 3 साइक्लोप्रोपीन गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एरोमेटिक है। तो आपको पता है एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना चाहिए, तो पहला प्लेनर है, दूसरा साइक्लिक रेजोनेंस है और तीसरा हक्कल्स के रूल का फॉलो होना चाहिए। तो पहले में ये कार्बन sp3 है, इसलिए तो नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर 1 और 2 पाई पेयर है, हक्कल्स के रूल का फॉलो नहीं हो रहा, एंटी एरोमेटिक हो गया। थर्ड में आपके हक्कल्स के रूल का फॉलो हो रहा है, तो थर्ड एरोमेटिक हो गया। तो बताओ क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? सी। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंथेटिक फाइबर्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। सिंथेटिक फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, उसका रीजन क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई मोलिकुलर वेट। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट और मोलिकुलर वेट से स्ट्रॉन्ग फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है। दे हैव ए हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग बाय स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। हाँ, ये इसका आंसर हो सकता है, बट हम आगे के ऑप्शन भी देखेंगे। दे हैव लीनियर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एवरी लॉन्ग चेन। नहीं बेटा, कोई लॉन्ग चेन से इसका रिलेशन नहीं है। हाँ, लॉन्ग चेन होती है, लीनियर होते हैं, बट इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है। डी, दे हैव लीनियर मॉलिक्यूल इंटरलिंक्ड विद फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल ये राइट है, अर्थात इनके अंदर इंटरलिंक्ड फोर्स होता है और वो भी किसके लाइक होता है? हाइड्रोजन के। इसलिए बी और डी में से बेटर आंसर होगा बेटा डी। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। आपको बताना है इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके इसे एसिड में कन्वर्ट करता है। टोलेंस, फैलिंग, बेनिडिक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये सारे ही इसकी रिड्यूसिंग नेचर को एक्सप्लेन करते हैं और ये सब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH रेस्पेक्टिवली। तो आप देखो यहाँ पर एक तो आपको दे रखा है मीथेन, मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक आपको दे रखा है इथेन, इथेन में हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक आपको दे रखा है इथाइन, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। तो बताओ इनमें परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या है? तो sp3 में आपके पास S1 है, sp3 में अगर हम बात करें तो यहाँ परसेंटेज एज कैरेक्टर की बात करेंगे तो 3 और 1 4 का डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर आपके पास 100 डिवाइड बाई कितना होगा? 2 और 1 3 का डिवाइड होगा 33.3 आ जाएगा। और इसके अंदर 100 डिवाइड बाई 1 2 का होगा तो 50% आ जाएगा। तो बताओ इसका कौन सा आंसर राइट है? 25, 33, 50, पहला ही आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मिथाइल अल्कोहल अर्थात मेथेनॉल। सेकंड है इथाइल अल्कोहल अर्थात इथेनॉल एंड एसीटोन। इन सब का रिएक्शन कराना है आपको ट्रीट विद आयोडीन I2 और NaOH के साथ। आपको पता I2NaOH का मतलब क्या हो गया? आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया बेटा। और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या कंडीशन है कि आपका OH जिस कार्बन पे लगा हुआ उसके साथ अल्फा पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए और C डबल बॉन्ड O में भी एक मिथाइल जो आपका कार्बन है वो CH3 की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब एथेनॉल और एसीटोन तो ये टेस्ट देगा, बट आपका मेथेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। जब आपका ये एथेनॉल टेस्ट देगा तो जो CH3 वाला पार्ट है इससे तो CHI3 बन जाएगा और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उससे आपके सोडियम सोल्ट बन जाएगा। ऐसे ही मतलब एसीटोन में इससे तो क्या बनेगा? CHI3 और रिमेनिंग से क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट वाला पोर्शन बन जाएगा।
तो इसमें बताइएगा कौन सा आंसर होगा। ओनली इथाइल अल्कोहल रॉन्ग, मिथाइल इथाइल अल्कोहल रॉन्ग, इथाइल अल्कोहल एसीटोन राइट। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया विद एक्सेसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, अर्थात इथाइल क्लोराइड को एक्सेसिस में लेकर हमें ये रिएक्शन करवाना है, किसका, अमोनिया के साथ। तो आपने लिया है C2H5Cl, इसका रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ, तो बेटा ये कौन सा रिएक्शन होगा, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ से Cl इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो C2H5NH2 अर्थात 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगेन इस रिएक्शन को फिर करेंगे क्योंकि यहाँ पर इथाइल क्लोराइड एक्सेसिस में है। तो बताओ अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा C2H5 अर्थात 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। फिर रिएक्शन कराओ इथाइल क्लोराइड के साथ, तो C2H5 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर फिर रिएक्शन कराओ इथाइल क्लोराइड के साथ, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ET प्लस अर्थात क्वार्टरली अमोनियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डाई इथाइल अमाइन नहीं, इथेन नहीं, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर होगा सी। तो क्वेश्चन 20 का आंसर भी सी है और क्वेश्चन 29 का भी सी है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर इन यूरिन में शुगर के डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं। तो देखो शुगर से मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट है, क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए मुख्य मेन जो टेस्ट होता है वो आपका मोलिस टेस्ट होता है बेटा। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो मेनली टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, मोलिस टेस्ट होता है। और इस मोलिस टेस्ट के अंदर जनरली कौन देते हैं, तो आपके पेंटोज एंड हेक्सोज, जो कि हाइड्रोलाइज होकर, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट में पेंटोज हेक्सोज जो आपके कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोलाइज होकर परफ्यूरेल एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरेल जो है वो बनाते हैं और वो डिफरेंट कलर शो करता है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा ये। तो इसका मतलब मोलिस टेस्ट जो होता है वो तो आपके कार्बोहाइड्रेट का मेन टेस्ट है। अब हम बात करते हैं और कौन कौन से टेस्ट हम यूज करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम एल्डिहाइड के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं उसमें आपका आता है फैलिंग सॉल्यूशन, ये भी एल्डिहाइड टेस्ट के लिए होता है और मेनली ग्लूकोज के लिए इसको हम आइडेंटिफाई भी करते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन में दो होता है, ए एंड बी, फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो होता है डीप ब्लू कलर, जबकि फैलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है वो होता है बेटा आपका कलरलेस। अब डीप ब्लू कलर से मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसकी वजह से इसका डीप कलर होता है। और आपका जो कलरलेस है इस वाले पोर्शन में, इसमें होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम बोलते हैं रोसेल सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब आता है कि जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और जब एक टेस्ट ट्यूब में हम ए और बी को मिला देते हैं तो इससे बनने वाला सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, फैलिंग सॉल्यूशन। और फैलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपका जो भी एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो, तो ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOO माइनस में, और यहाँ से हमें Cu2O का रेड PPT ऑब्टेन होता है। ऐसा ही इसमें एक और सॉल्यूशन आता है बेटा बेनिडक्ट, BENEDICTS बेनिडक्ट। और जो बेनिडक्ट होता है वो भी सिमिलर आपके
फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ही होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, तो ये होता है एक तो कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट होगा, और कॉपर सल्फेट के साथ में होगा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में होगा सोडियम सिट्रेट। इनका कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर भी यही सेम प्रॉपर्टी होगी क्या, कि आपका जो भी एल्डिहाइड होगा वो ऑक्सीडाइज होकर RCOO- एसिड के सॉल्ट में हो जाएगा, और वो Cu2O का रेड PPT आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेनिडक्ट और फेलिंग दोनों ही जो हैं वो एल्डिहाइड अर्थात रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट है, जबकि मोलिस सभी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। जबकि हमने यहाँ पूछा है कि विच टेस्ट इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द शुगर इन यूरिन, तो यूरिन में शुगर के लिए हम बेटा कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, बेनिडक्ट टेस्ट को यूज करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द फॉर्मूला रेफर टू। ये फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको बताना है किसका फॉर्मूला है। तो देखिएगा वैसे तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, फिर भी मैं बता दूं ये DDT का फॉर्मूला है। कैसे बनाया जाता है DDT को, उससे पहले इसका पूरा नेम क्या है। तो देखो DDT का पूरा नाम, डी से मतलब क्या है, डाई क्लोरो, और फिर दोबारा डी से क्या मतलब है, डाई फिनाइल, और टी से क्या मतलब है, ट्राई क्लोरो। तो डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, और आगे 2 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, इथेन। तो बेटा इसका नाम है डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए इथेन है। हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं अल्फा और अल्फा अल्फा डेज, इस तरह से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाकी DDT का पूरा नाम है डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, इथेन। और बेटा DDT जो होता है ये आपके किसके रूप में यूज कर सकते हैं, इसको इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं, अर्थात अपने जो एग्रीकल्चर जो होते हैं उनके अंदर, हमारे जो खेत हैं उन खेतों के अंदर आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे उनको मारने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और बेटा ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, ह्यूमन बॉडी के लिए ये क्या है, हार्मफुल है, इसलिए इस पर बैन हो गया, इसको हम जनरली यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि DDT का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो बेटा DDT का प्रिपरेशन करने के लिए क्लोरोबेंजीन, क्या लेंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, और 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करेंगे हम क्लोरेल के साथ। ये क्लोरोबेंजीन है और इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, क्लोरेल के साथ। तो ये होता है बेटा क्लोरेल, इसको बोलते हैं क्लोरेल। तो जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन का क्लोरेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए कंसर्टेड H2SO4 को यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट के साथ साथ में क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से आपके पास CHCCl3 अर्थात इस प्रकार से DDT का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बेटा DDT। इसने एक और वर्ड लिखा है BHC। BHC की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है बेटा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H6Cl6। तो बेटा इसमें हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन भी 6 है, और क्लोरीन भी 6 है, इसलिए इसको 666 के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा बेटा ये मार्केट में मिलता है गैमेक्सिन, गैमेक्सिन के नाम से मिलता है, और ये भी आपके किसकी तरह यूज होता है बेटा, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। तो ध्यान दें BHC आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है, DDT भी इसी की तरह यूज होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्लास्टिक्स टू चेंज फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट एंड रेडली वर्केबल इनटू न्यू ऑब्जेक्ट। अर्थात प्लास्टिक में ऐसा क्या मिलाया जाता है ताकि वो हार्ड से सॉफ्ट हो जाए और उसको हम आसानी से किसी नए ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकें। कैटालिस्ट तो नहीं बेटा, कैटालिस्ट तो आपके केमिकल रिएक्शंस पर यूज होते हैं। टीलोमर्स ये कोई वर्ड ही नहीं है। प्लास्टिजर्स, बिल्कुल प्लास्टिसीजर्स हम इसमें मिलाते हैं बेटा।
जो इसको सॉफ्ट भी बनाते हैं और इसको न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज भी करते हैं। वल्कनाइजर सर तो बेटा रबर पर किया जाता है, रबर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो क्वेश्चन 33 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 34, विच द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू सेपरेटली ऑन एसिटामाइड टू गेट मिथाइल अमाइन। अर्थात आपको दे रखा है एसिटामाइड, ये एसिटामाइड है और इस एसिटामाइड को चेंज करना है मिथाइल अमाइन में। अर्थात यहाँ पर सी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है। अर्थात कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। कौन सा ऑर्डर है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो अमाइड से अमाइन बनाने के लिए हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को हम यूज करते हैं। तो बताओ हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा होता है? तो पहला रिएजेंट है PCl5, नहीं। सेकेंड है NaOH, बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। तो ये हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है और इससे हमेशा 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से CO2 निकलती है, इसलिए इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। क्या होगा रिएक्शन वो देखिएगा, इसका कंप्लीट रिएक्शन। तो CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये अमाइड लिया है, इसका रिएक्शन करेंगे हम Br2 + 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा? तो देखो प्रोडक्ट में एक तो बनेगी मिथाइल अमाइन, ठीक है, एक तो बन जाएगा क्या? मिथाइल अमाइन। और साथ में बनेंगे 2NaBr, साथ में बनेंगे 2 मोल वाटर के और साथ में बनेगा Na2CO3। ध्यान रखना ये रिएक्शन विद बैलेंस हमें लर्न होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में विद बैलेंसिंग पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर CO2 कैसे निकलता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 जो है इस पर रिएक्शन करोगे इन दोनों की, तो यहाँ से क्या बन के आएगा? OBr। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है इस ग्रुप पर यहाँ पर क्या लगता है? OBr ग्रुप लगकर फिर ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन 33 का आंसर सी होगा और क्वेश्चन 34 का आंसर बी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। आपको ये बताना है कि ऑर्थो जो नाइट्रोफिनॉल होता है वो मोर वोलेटाइल होता है कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और अब हम बना रहे हैं यहाँ से पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब आपको बताना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो मोर वोलेटाइल होता है, इसका रीजन क्या है? तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ से कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक ही मॉलिक्यूल में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है ऐसे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बेटा इसका एसोसिएशंस बहुत लेस होगा। तो यहाँ बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल जो है वो क्या होगा? लेस होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा बेटा? एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल्स का अधिक होगा। अब बताओ अगर यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल लेस होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा? लेस होगा। जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? मोर होगा। अब आप देखो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है तो इसकी वोलेटाइल नेचर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका मोर वोलेटाइल इन नेचर में होगा, जबकि ये आपका लेस वोलेटाइल इन नेचर में होगा। तो ध्यान दें आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मोर वोलेटाइल होता है। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेटा ये लेस एसिडिक भी होता है। क्या होता है ये लेस एसिडिक होता है, जबकि ये क्या होता है बेटा? ये आपका मोर एसिडिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये हाइड्रोजन आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में इंक्लूड हो गया और अगर ये बॉन्ड में इंक्लूड हो गया तो ये फ्री नहीं रहेगा। तो हम बोलेंगे नो फ्री।
जबकि ये वाला आपका यहाँ पर क्या है, फ्री है, इसलिए इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है और इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, इसलिए मोर एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा। अगर सोलिबिलिटी की बात करूँ बेटा इसी क्वेश्चन में मैं, तो सोलिबिलिटी भी इसकी लेस होगी जबकि इसकी सोलिबिलिटी मोर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि इसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की वजह से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? रेजोनेंस नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच इज नॉन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। आपको बताना है इनमें से विंटर ग्रीन किसको बोलते हैं। तो पहला दे रखा है फेनिल बेंजोएट, तो ये होता है बेटा फेनिल बेंजोएट का स्ट्रक्चर। नंबर 2 फिनाइल सैलिसिलेट, तो ये होता है बेटा आपका फिनाइल सैलिसिलेट, सॉरी सैलिसिलिक एसिड होगा पहले, तो ये सैलिसिलिक एसिड है और फिनाइल बोल रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर फिनाइल रिंग आ जाएगी। फिनाइल एसीटेट, एसीटेट ये हो गया एसीटेट और फिनाइल, ये फिनाइल आ गया। मिथाइल सैलिसिलेट, ये होता है बेटा मिथाइल सैलिसिलेट, ये मिथाइल सैलिसिलेट है और सर इसका आंसर मिथाइल सैलिसिलेट होगा। आप लोगों को पता है किस प्रकार से बनाया जाता है इसको, तो OH और ये है बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या है बेटा ये है सैलिसिलिक एसिड। अगर इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन में CH3 डबल बॉन्ड OCl के साथ कराता हूँ एसिटिल क्लोराइड के साथ एनाइडस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये FCr है और ये सीधा यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ से आपके पास एस्प्रीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एस्प्रीन का। बट और ये क्या है? ये है सैलिसिलिक एसिड। बट हम अब की बार जो सैलिसिलिक एसिड है उसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ नहीं कराएंगे, तो अब की बार हमने यहाँ पर इसका रिएक्शन जो करवाया है वो करवाया है बेटा मेथेनॉल के साथ। किसके साथ? मेथेनॉल के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बताओ कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया आपका एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन हो गया, जहाँ से अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से H2 निकलकर वाटर रिमूव हो जाएगा और बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो एस्टर बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? डी। तो इसका आंसर होगा डी। इसी के साथ आपका बेटा ये NTA नीट पेपर 97 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे।